SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए, सिवान में जेडीयू एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट देके भेजने का काम किया है जिस प्रत्याशी को MP का फुल फॉर्म नहीं पता है। और सिवान में 5 सालों में कितना कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ सिवान की मुद्दा है, इन सारे मुद्दा को लेकर के हमारे साथ जबीउल्लाह अहमद है, जो कि आपके एक नेता हैं और सिवान की हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। जबीउल्लाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या कहेंगे, सिवान में वैसे लोगों को जेडीयू टिकट दिया है, जनता कह रही है इनको MP का फुल फॉर्म नहीं पता है। वीडियो आप भी देखे होंगे। वीडियो मैं भी देखा हूँ। पहले आपके दर्शक को सलाम आदाब मैं अर्ज करना चाहता हूँ और आपको ये बात बताना चाहता हूँ, और ये बात हम सबको जाननी ज़रूरी है, इस साजिश को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जिस धरती से हम लोग आते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं लोकसभा के इलेक्शन में दिल्ली से यहाँ आया, इसलिए आया कि मैं जानता हूँ कि वोट की कीमत क्या है। यही वोट है जो राजा और रंग सबको एक बराबर ला के छोड़ता है, समानता की बात करता है। और ये मज़े की बात देखिए, एक प्रत्याशी है जिसको आपके मीडिया चैनल के बंधुओं ने पूछा कि MP का फुल फॉर्म क्या होता है जी। उनको MP का फुल फॉर्म नहीं आता है। दुख होता है कि राजेंद्र बाबू की धरती है जो विश्व में एक चित्र है, विश्व के मानचित्र पे एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना छाप छोड़ा और भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने अपना एक जगह बनाया जो देश के राष्ट्रपति बनते हैं। उस देश के राष्ट्रपति के धरती से एक ऐसे MP को सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के लिए कि ये हमारा कैंडिडेट होगा और वो जाके हमारे लगभग 19 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। वो क्या प्रतिनिधित्व करेगा, क्या आवाज़ उठाएगा आपका? आज जो देखिए बिहार में सिवान की स्थिति क्या है, बहुत पिछड़े होते जा रहे हैं हम, जात पात धर्म। कैसे बोलेंगे जब उनको MP का फुल फॉर्म नहीं बताया तो सदन में जाएंगी तो कैसे बोलेंगे? यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। ये बात जनता को समझ में आनी चाहिए कि हम जात पात की राजनीति से अलग उठकर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वोट किसी विधायक का वोट नहीं है, ये इलेक्शन किसी मुखिया का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन किसी वार्ड का इलेक्शन नहीं है। आप MP चुनने जा रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपके देश का कानून बनाने में और कानून हटाने में सहयोग करेगा, आपके इलाके का बात रखने में, आपके इलाके के विकास पे और आपके बच्चे के दूध पे। जनता को मैं बोलना चाहता हूं कि आपके बच्चे के दूध पे, आपके बच्चे के एजुकेशन पे, आपके बच्चे के छाछ पे, आपके घर में पड़ने वाले नमक पे, तेल पे, हर चीज पे असर डालेगा, क्योंकि यही वो इलेक्शन है जो कानून बनाता है और बिगाड़ता है। और 2014 के बाद जो देश की हालत हुई है किसी से छुपी हुई नहीं है। आप देखो ना, महंगाई किस चरम सीमा पे है। आप पेट्रोल की कीमत देख लो। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं कि हम जब जीतेंगे तो 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ गया ये सारी चीज़? ये जुमलों में लोगों के आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टी विशेष पे जाके, धर्म जाति पे जाके ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे तो क्या होगा आपका सिवान का, क्या होगा राजेंद्र बाबू के धरती का? ये दुख होता है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हमारे कुछ दोस्त हैं, वो पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे यहाँ का कौन MP है, क्या कैंडिडेट बना दिया। मैं दिल्ली से आने के पहले जब मैंने देखा कि मेरे को वोट देने जाना, बोले कैसा कैंडिडेट बना दिया इसको, क्या है ये कैंडिडेट, ये क्या बोलेगी जाके लोकसभा में, क्या बात रखेगी? ये दुख का बात है, बहुत दुख का बात है, ये जनता को समझना चाहिए। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री सिवान आए थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बयान सुने थे आप बयान के बारे में मैं क्या बोलूं कि आप क्या भारत की राजनीति का, आपने जब ये बात छेड़ी दिया कि असम के मुख्यमंत्री आए थे, तो असम के एक राज्य के मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, जो एक व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। असम के मुख्यमंत्री का बात जो है वो चुभने वाला है। जब भी आप लोग आते हो, ये पार्टी की विचारधारा है कि क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या भारत में मेडिकल सिस्टम खत्म, जितना होना था डेवलप हो गया भारत, या डेवलपिंग कंट्री है? भारत में शिक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत में भुखमरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। जिस देश के 80 करोड़ लोग आज भी राशन पे आधारित है, 5 किलो राशन पे, उस देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री आके बोलता है हिंदू मुसलमान करता है। उस देश का प्रधानमंत्री बोलता है तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तुम्हारी गाय भैंस रखे हो तो एक भैंस दूसरे को दे दिया जाएगा। ये हो क्या रहा है देश में? और जहाँ तक हिंदुत्व की बात करती, मेरे को हिंदुत्व से कोई तकलीफ नहीं है, ये हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। लेकिन जब आपने ये बात छेड़ दिया, तो अभी जो राम मंदिर का, जो श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, 500 साल पुरानी ये सभ्यता है, 500 साल पुरानी सभ्यता है। आप देखिए
कैसे आपको गुमराह किया जा रहा है, जो मेरी समझ में है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ इस चीज़ को, और हमें भी बांट दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठान का मतलब क्या होता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, हम भी, हमारा गांव जो है, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ सब लोग रहते हैं, हम लोग को कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो। लेकिन ये जो जहर डाल दिया गया ना, मैं प्राण प्रतिष्ठान पे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे 1 मिनट लेना चाहता हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठान होता क्या है। हिंदू धर्म में आस्था है, सनातन धर्म का ये आस्था है कि जब भी किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान, जान डाला जाता है ना, तो उसको प्राण प्रतिष्ठान बोलते हैं, उसमें जान फूंक देना। तो ये हमारी आस्था है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ये सभ्यता और ये आस्था है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब प्राण प्रतिष्ठान की बात हो रही थी तो शंकराचार्य, जो 4 दिशा के हिंदू धर्म के, सनातन धर्म का ये मानना है कि 4 दिशा के जो 4 मठ होते हैं, उनके जगत गुरु को शंकराचार्य कहते हैं। और वो शंकराचार्य इसके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों खिलाफ होते हैं? खिलाफ होने का रीजन क्या है? वो ये बोलते हैं कि शंकराचार्य जो आपको चारों मठ को देखता है, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए काम करता है, उसकी वो विशेषता है, वो शंकराचार्य खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आज ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, देखिए जात पे हमें आपको बांट दिया गया, हमको मुस्लिम, आपको हिंदू, उनको सिख, उसको ईसाई में बांट दिया गया। वो शंकराचार्य इसलिए परेशान थे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठान का जो कर्तव्य है ना, ये जो काम है ना, ये हमारे शंकराचार्य का है, हमारे ब्राह्मण का है, हमारे पंडितों का है, हमारे धर्म के ज्ञाता का है। लेकिन आप बताइए प्राण प्रतिष्ठान किसने किया? मोदी जी ने किया। तो ना ही इन्होंने देश को छोड़ा, ना ही इन्होंने धर्म को छोड़ा। किसके धर्म पे, आस्था पे चोट पड़ा? ये इस चीज को समझना जरूरी है। ये कोई बात बता नहीं रहा है। अच्छा, सीमान की जनता कह रही है कि 399 प्लस 1 सीमान, क्या लगता है तब ऐसे मोदी जी 400 पार? देखिए, मोदी जी 400 पार करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली में खत्म है। सिर्फ मेजोरिटी से सातों के सातों चीज़ें महागठबंधन को जा रहा है, इंडिया अलायंस को जा रहा है, राइट। अब ये जो सीवान की बात आप कर रहे हो, मैं तो यही बात आपसे करना चाहता था और चाहता हूं, और आपके माध्यम से सीवान की जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो सीवान की कैंडिडेट है, जो आज तरह तरह की बातें आती है, असम का मुख्यमंत्री आता है, कुछ भी अनाप शनाप बोल के चला जाता है, बीजेपी के कुछ लीडरान है जहां बैठते हैं वहां अनाप शनाप बक रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कैंडिडेट है, क्या ये योग्य है? एमपी के योग्य है? नहीं है ये कैंडिडेट। आपके चैनल से ये बोलना चाहूँगा कि ये धर्म और जात पात में ना बटिए। ये आपके बच्चों का भविष्य का इलेक्शन है, आपके फ्यूचर का इलेक्शन है, आप जब बीमार होंगे उसके इलाज का इलेक्शन है, आपके यहाँ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का इलेक्शन है। तो इस इलेक्शन को इस व्यू से देखिए और समझिए कि हमारे देश में इस इलेक्शन का क्या महत्व है। इस महत्व को समझना जरूरी है। हिना साहब एक कैंडिडेट है सीवान की, आप देखियो, आप उस चीज़ को देखो। जो विजय लक्ष्मी जी हैं, उनके पति किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई? AK-47 नहीं लाएंगे, क्या हो रहा है? दौर नहीं आने देंगे, 2005 का दौर नहीं आने देंगे। एक बात बताइए, जब हमारे दादा मर गए, उन दादा का डिस्कशन हो क्यों रहा है? तुम्हारा विजन क्या है? इस विजन पे तो बात करो। हिना साहब ने, जब भी मैंने हिना साहब का स्टेटमेंट सुना, हमेशा वो बात करते हैं कि मैं एजुकेशन पे बात करूंगी, मैं शिक्षा पे काम करूंगी। मैंने हमारे गांव में आई हुई थी हिना साहब, उन्होंने बोला कि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी पढ़ने की सलाहियत नहीं है, उनके पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, जैसे साहबुद्दीन साहब उठाया करते थे। हिना साहब हमारे गांव में आती हैं, समूहपुर का एक गांव है, समूहपुर का एक टोला है, मुसहरटोली बोलते हैं। वहां जाती हैं तो वहां के लोग बोल रहे हैं कि जब शाहबुद्दीन थे तो हमको 10-10 धुर जमीन मिला, और आज कुछ एक वर्ग है, एक वर्ग विशेष है जो हमारा रास्ता रोक रहा है। तो जो रास्ता निकालेगा उसके लिए काम करेंगे। नेता ये होना चाहिए, नेता ये नहीं होना चाहिए कि 2005 में AK-47 का दौर नहीं आएंगे, भगवा हमारा है, ये रंग बदल रही हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन आपकी मानसिकता दिखा रही है कि आपकी किस तरह की सोच है। अगर आप उनको इलेक्शन दे रहे हो, आप एक मेरे को बात बताओ, ये जो उनके पति हैं, क्या पता क्या कुशवाहा उनका नाम है, रमेश सिंह कुशवाहा जी है, वो जाएंगे क्या पार्लियामेंट में? जो ये हुजूम पड़ी हुई है, मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हो, तो सोचो ना मोदी जी ने क्या किया प्राण प्रतिष्ठान के वक्त, किसके धर्म के साथ खेला मोदी जी ने। यही तो वो रीजन था कि शंकराचार्य जो जगत गुरु हैं, वो इसके खिलाफ थे कि मोदी को प्राण प्रतिष्ठान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं समझ में आ रही आपको बात? क्यों बने हो अंधे आप? ये जानना जरूरी है। ये जो व्यक्ति है ना, देश का जो प्रधानमंत्री है, इसने देश को डिवाइड कर दिया, देश में जहर डाल दिया। अच्छा, आपने रमेश सिंह कुशवाहा की बात कही, तो ओम प्रकाश यादव जो कि पूर्व सांसद है सीमान के,
उन्होंने कहा था कि इनके कोई 2 नहीं दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिर से अंदर में मंटू दुबे हत्याकांड में मंटू दुबे के जो भाई हैं मंटू दुबे, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे भाई की हत्या रमेश सिंह कुशवाहा ने किया है, इन्होंने कट्टा से गोली मारा था। तो एक बात बताओ, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत क्या है? वो सामने साक्ष्य पड़ा हुआ है, लोग बोल रहे हैं, और वही व्यक्ति बोल रहा है कि 2005 का दौर नहीं आएंगे, 2147 का दौर नहीं आने देंगे। देख रहे हो ना क्या हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। हमें जनता को ये नेता बेवकूफ़ ना समझे। मेरे को हिना साहब की एक आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, क्योंकि वो बात करती है जो हमारी ज़रूरत है, दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ अस। ये हमारा बेसिक नीड है, ये गरीबों का बेसिक नीड है, जो एजुकेशन की बात करती हैं। और एक देश का प्रधानमंत्री जिसका ये इलेक्शन है, जिसके लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, 10 साल से तुम सत्ता में हो, अगर तुमने अच्छा काम किया होता था आज तुम्हारी ये जरूरत नहीं पड़ती कि तुम स्टेज से बोलते कि तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बचेगा। देश कहाँ जा रहा है, लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? बार बार हमारी पार्टी बोलती है, हम आम आदमी पार्टी से हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूं, हमारी पार्टी बोलती है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। केजरीवाल साहब जब बोलते हैं तो उनको जेल में उठा के डाल दिया जाता है, हेमंत सोरेन बोलता है तो उसको जेल में उठा के डाल दिया जाता है, राहुल गांधी का सदस्यता छीन ली जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता छीन, आप बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है देश में, इसको समझना जरूरी है। और सिवान की जनता इस चीज को समझे कि योग्य, एजुकेटेड, शिक्षित, सक्षम ऐसे कैंडिडेट को वोट दे, जात पात में ना बटे। ये जात की जो राजनीति कर रहे हैं आप, मेरे को, मैं आपके एक बात, जब ये जात की बात ही चल रही है तो मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर जो भी आपके दर्शक देखेंगे उनको बताना चाहता हूं ये बात कि हमारा संविधान हमें आरक्षण देता है। संविधान ने आरक्षण दिया ना, आरक्षण किस वर्ग के लिए आता है? SC ST OBC के लिए आ रहा है, राइट। संविधान हमको बोलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बोलता है कि जो हमारा ये तबका है SC ST OBC, वो दबा कुचला तबका है, इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम संविधान में इसको आरक्षण देते हैं, क्योंकि ये गरीबी से ऊपर उठेंगे और हमारे देश के आज़ादी, देश के उत्थान में, देश के विकास में, प्रगति में ये काम करेंगे। मोदी जी जब सेंट्रल में आते हैं, मोदी जी का स्टेटमेंट है कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूँ। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपका रेलवे प्राइवेट हाथ में जा रहा है, देखिए साजिश को समझना जरूरी है। ये बात चिराग पासवान अपने समाज को नहीं बता रहे, ये बात जीतन राम मांझी अपने समाज को नहीं बता रहा है, ये बात ये साहनी अपने समाज को नहीं बता रहे। जीतन राम मांझी ने तो इस्तीफा दे दिया था। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, चिराग पासवान नहीं बता रहे हैं, जीतन राम मांझी नहीं बता रहे हैं बिहार में, और साहनी नहीं बता रहे हैं बिहार में। जब ये आरक्षण से सबसे ज्यादा फायदा SC ST OBC को होता है, और सबसे ज्यादा जॉब जनरेट करता है हिंदुस्तान में कौन है? और रेलवे का सेक्टर है। रेल में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां हुआ करती थी। कोल इंडिया, कोयला, इसमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी हुआ करती थी। इंडियन एयरलाइंस, इसमें सरकारी नौकरी हुआ करती थी। ये सारे के सारी जो संस्थाएं हैं, इसको प्राइवेट हाथ में दे दिया गया। जब ये प्राइवेट हाथ में चला गया तो SC ST OBC का नौकरी कहां मिलेगा? कहां गया आपका आरक्षण? ये तो मोदी ने 100% आपका आरक्षण खत्म कर दिया, और आप उसी को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे मोदी कर रहे हो। कहां जा रहा है देश? चिराग कर रहे हो। किस तरह का विडंबना है देश का। और मोदी जी ने क्या किया? ये राशन दे दो। राशन नेपोलियन ने बोला था, नेपोलियन का स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहता हूं अभी। नेपोलियन ने बोला था कि जब जनता अपने अधिकार की बात करे ना, तो उसको धर्म की राजनीति में उलझा दो। यही तो हो रहा है सेंट्रल से, सेंट्रल यही कर रही है। आज देखिए ना, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू मुसलमान हो गया। जिस श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला गया, उसका प्राण प्रतिष्ठान जैसे कि मोदी जी कर रहे हैं, शंकराचार्य उसके खिलाफ रहे हैं, लेकिन आपके धर्म पे उस पर कोई आंच नहीं आता। आपके आत्मा चीख नहीं रहा है कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कौन है मोदी जी? कोई मुस्लिम तो नहीं है, वो आप ही का समाज है, आप ही की बात करता है और आप ही के आस्थे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सोचना पड़ेगा, ये समाज को एजुकेट करने की जरूरत है। अगर आज हमारा समाज एजुकेट नहीं होगा तो जिस तरह से ये दूरियां बढ़ती जा रही है, हमारा देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। अच्छा, हिना साहब के समर्थन में क्या कहेंगे? आप भी एक आपके नेता हैं। देखिए, मैं आपका नेता हूं, और केजरीवाल का सपोर्ट भी है क्या मैडम को? नहीं, केजरीवाल के बारे में आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग। कि मैं वहाँ से इसलिए आया क्योंकि मेरे को यहाँ वोट देना था। मैंने अपना वहाँ से वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया। इसलिए कटवाया कि एक वोट बहुत कीमती है। ये वोट कैसे कीमती है इसको हम जानते हैं। देखिए, आपके ही समाज में किसी को देखो, कोई अरबपति, कोई करोड़पति, कोई लाखपति, इस तरह के लोग हैं। अब जैसे मोदी जी के दोस्त हैं टाटा, अंबानी, बिरला, औरला, ये सारे लोग उनके दोस्त हैं। लेकिन ये वोट की कीमत अम्बेडकर साहब से चिढ़ते क्यों हैं? अम्बेडकर से इनकी जलन क्यों है? मनुस्मृति में RSS को अम्बेडकर से जलन क्यों है?
अंबेडकर जी से जलन इसलिए होता है कि अंबेडकर बोलता है क्या कि हमारा सब समाज समान है, बराबर है, समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। और यही वो इलेक्शन है जहां राजा हो, रंक हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, भीख मांगने वाला हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है, सबको बराबर लाके छोड़ देता है। यही तो परेशानी है बीजेपी की, यही तो मानसिकता है बीजेपी की। ये क्या किया, SC ST OBC को 5 किलो राशन में उलझा दिया, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी ने कितने स्कूल पे काम कराया, मोदी जी ने कितने कॉलेज बनवाया, मोदी जी ने कितने यूनिवर्सिटी बनवाई? क्यों नहीं बनवा रहे हैं? क्योंकि आपको लठैत पैदा करना है, एजुकेटेड पैदा नहीं करना है। जिस दिन बच्चे साक्षर हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, उस दिन अपने अधिकार की बात करेंगे। हिना साहब के समर्थन में क्या कहेंगे? हिना साहब के समर्थन में मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी सिवान की जनता है, ये जात पात की राजनीति से ऊपर उठिए। एक हिना साहब आपको मौका मिला, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर सिवान। ये सिवान के लिए एक मौका है, इस मौके की तरह ग्रैब कीजिए, इसको पकड़िए। और जिस तरह से हिना साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना कि सब रंग हमारा है, क्या आज भारत का एक भी पॉलिटिशियन, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर इंडिया, पूरे भारत की बात बोल रहा हूं, भारत का एक पॉलिटिशियन की बात बता दो जो बोलता है कि सब रंग हमारा है। ये तो रंग में भेद में बांट दिया, लेकिन ये साहब बोलती हैं कि सब रंग हमारा है। सारे लोग सिवान के लोग हमारे हैं, सिवान के लोग जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, सिवान के विकास के लिए, सिवान के उत्थान के लिए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि हिना साहब एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो, पकड़ो, हिना साहब को समर्थन करो और दिल्ली भेजो, ताकि आपकी आवाज एक ताकत के साथ दिल्ली में पार्लियामेंट में उठे और राजेंद्र बाबू की धरती को सच्ची श्रद्धांजलि मिले, शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि मिले। ये थे हमारे साथ सीवान से जबीला अहमद, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखी है। ऐसी तमाम खबरों देखने देखते रहे सन लाइव न्यूज़। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।